हाय एवरीवन। मैं इस वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस पे कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करूँगी जो कि आपके लेबर वेलफेयर पेपर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वेजेस के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the smallest hourly wage that an employee may be paid for all hours worked as mandated by federal or state law is. Options हैं A. minimum wage, B. living wage, C. fair wage and D. none of the above. जिनका वेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको इसका आंसर पता होगा। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन होगा। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि जो भी यहाँ पे लॉ की बात की गई है, जब कोई कानून के द्वारा या फिर फेयर वेज कमेटी के द्वारा एक मिनिमम वेज तय कर दिया जाता है, उससे कम कोई भी एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को नहीं दे सकता, तो उसे कहते हैं मिनिमम वेज। किसी भी जॉब का जो लोएस्ट लेवल होता है वो मिनिमम वेज होता है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम वेज। अब लिविंग वेज क्या होता है? लिविंग वेज कंपनी के हैसियत के मुताबिक वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है ताकि वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को ही पूरा ना कर सके, एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी सके सोसाइटी में, एक अपना सारा सुख सुविधा के साथ अपनी ज़िंदगी को जी करके एक लेवल मेंटेन कर सके, तो उसको बोलते हैं लिविंग वेज। और मिनिमम वेज और लिविंग वेज के बीच में कंपनी के अपने प्रॉफिट के अनुसार और वर्कर्स के अपने एम्प्लॉय के अपने काम करने के वर्क के अनुसार अगर वेजेस जो फिक्स होता है उसे बोलते हैं फेयर वेज। तो इस तरह से फेयर वेज मिनिमम वेज से ज़्यादा होता है और लिविंग वेज से कम होता है। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन किससे ज़्यादा कौन किससे कम। तो इस सीरीज़ को याद रखना है, सबसे कम होता है मिनिमम वेज, उससे कम कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को नहीं दे सकता, उससे कम वेज। और लिविंग वेज अपनी कैपेसिटी के अनुसार उस एम्प्लॉयर की वर्क के अनुसार जहाँ तक कंपनी चाहे वो दे सकती है। और फेयर वेजेस मिनिमम वेज और लिविंग वेज के बीच के वेजेस को कहते हैं। ये कहीं पर भी उस दोनों मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कहीं पर भी फिक्स हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वन टाइम पेमेंट दैट डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज बेस सैलरी इज। ऑप्शंस हैं ए, लाइफ टाइम अचीवमेंट, बी, बोनस, सी, एम्प्लॉयमेंट रेम्यूनरेशन एंड डी, रिवॉर्ड। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें भी वन टाइम पेमेंट की बात की गई है, जो कि एम्प्लॉयर का क्या होता है, एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को और उसके वो बेस सैलरी में ऐड नहीं होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया था, आप उसे देख सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में एक डिफरेंस है। वहाँ पे परफॉर्मेंस की बात की थी और किसी खास एम्प्लॉय को एक वन टाइम पेमेंट मिलता है। अगर किसी खास एम्प्लॉय को उसके वर्क परफॉर्मेंस के बदले बिना बेस सैलरी में ऐड किए वन टाइम एक अमाउंट दिया जाता है ईयरली बेसिस पे, तो उसे बोलते हैं लर्न सम रिवॉर्ड। और अगर सारे एम्प्लॉय को बेस सैलरी के अलावा साल में एक बार कुछ दिया जाता है तो उसे बोलते हैं बोनस। इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर नहीं देखा है आपने मेरा पिछला वीडियो तो उसे देखिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस है। परफॉर्मेंस बेस्ड तो लमसम रिवॉर्ड, और अगर इस बोनस जो है वो सबों को दिया जाता है। इस एक कंपनी अपना एक डिसाइड करती है कि कितना देना और सबको देती है, लेकिन लमसम रिवॉर्ड जो होता है वो किसी खास एम्प्लॉय को ही मिलता है, सबों को नहीं मिलता है। ये भी याद रखने का ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोनस। क्वेश्चन नंबर 3, बेनिफिट्स
or payments required by law to be made to an employee who is injured or disabled in connection with a work related injury, accident, or illness is. ऑप्शंस है ए एक्सीडेंट पे, बी है मिनिमम वेज पेमेंट, सी है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एंड डी है नन ऑफ द अबव। ये भी बहुत आसान सा सवाल है और बेसिक है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग ने सबको आता ही होगा, लेकिन नहीं आता है तो इसे समझ लीजिए। यहाँ पे बात की जा रहा है कि वर्क रिलेटेड अगर कोई इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो उस स्थिति में जो वर्कर को सैलरी या फिर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ना कोई एक्सीडेंट पे नहीं कहते, मिनिमम वेज पेमेंट भी नहीं कहते, कानून के द्वारा ऐसा कुछ नहीं बना। लेकिन इस पर एक कानून है जो कि सबको मालूम है, एक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। तो इसीलिए बना कि जो कि इसे क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज कंपनसेशन। उस स्थिति में जो क्षतिपूर्ति किया जाता है कि अब वो काम नहीं कर पा रहा तो भी उसे कुछ पेमेंट दिया जाता है, उसे बोलते हैं एम्प्लॉयज कंपनसेशन। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, एम्प्लॉयज कंपनसेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which of the following is are not the theories of wages? वेज से संबंधित बहुत सारे थ्योरीज हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसमें ऑप्शंस हम देखते हैं। ए है सबसिस्टेंस थ्योरी, बी है वेज फंड थ्योरी, सी है सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ मनी एंड डी है नन ऑफ दिस। बताइए तो ये सारे जो भी आप ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से क्या कोई ऐसा थ्योरी है जो कि वेज से रिलेटेड नहीं है? तो नहीं है, सारी थ्योरी वेज से रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। सबसिस्टेंस थ्योरी किसने दिया था? ये भी याद करना बहुत जरूरी है। सबसिस्टेंस थ्योरी दिया था डेविड रिकार्डो ने। वेज फंड थ्योरी मैंने पहले भी डिस्कस किया है, अच्छे से समझा भी दिया है इसे, एडम स्मिथ एंड जी.एस. मिल ने। आप पिछले वीडियो जाकर देखिए, उसमें वेज फंड थ्योरी को मैंने अच्छे से समझा दिया है। और सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ मनी दिया था कार्ल मार्क्स ने। इन सब पर मैं चर्चा विस्तार से अपने अगले वीडियोस में करूंगी, आप देखते रहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी वॉज गिवन बाय, ये रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी किसने दिया था? ऑप्शन है फ्रांसिस ए वॉकर, बी है कार्ल मार्क्स, सी है एडम स्मिथ एंड जे.एस. मिल एंड डी है क्लार्क। अब रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी क्या है? इसे दिया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट फ्रांसिस ए वॉकर ने। इस थ्योरी के अनुसार उन्होंने बताया कि वेजेस क्या है, किसी कंपनी में जो भी प्रोडक्शन होता है उसके बाद जो भी प्रोडक्शन के बाद पैसा बनता है उसको क्या करता है, पहले रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में हटा लिया जाता है। जिसका बिजनेस है वो अपना प्रॉफिट भी लेगा, जहाँ से पूंजी आया उसका इंटरेस्ट भी पे होगा, और जब जितना भी सामान है उसका रेंट होगा। उन सबों को हटाने के बाद जो बच जाता है, रेसिडुअल क्लाइमेट का मीन्स जो बच जाता है वही लेबर का हक होता है, उसी को सैलरी के रूप में, वेजेस के रूप में लेबर को दिया जाता है। तो ये इसके नाम से ही क्लियर है, रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी, कि बच जाने के बाद बचा हुआ भाग तो लेबर के हक में वही आता है जो कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को काट के बच जाता है। और इसे किसने दिया था? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे फ्रांसिस ए वॉकर। ये नाम याद रखिए। मैंने वेज फंड थ्योरी पहले डिस्कस किया, उसे किसने दिया आपको अच्छे से याद हो गया होगा, एडम स्मिथ एंड जे.एस. मिल ने। अभी मैंने रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी को कुछ हद तक आपको समझा दिया है, तो इसका भी नाम याद कर लीजिए अच्छे से। इसे दिया था फ्रांसिस ए वॉकर ने। तो एक एक थ्योरी करके अगर समझते जाएंगे और उसका किसने दिया नाम याद करते जाएंगे तो बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरह क्वेश्चन हमेशा आते हैं, थ्योरी एक साइड दिया जाता है, इधर उसके जो भी किसने दिया उसका नाम दिया जाता है, या फिर किस थ्योरी में किस तरह की चीज़ कही गई है।
तो उसको मिलाना होता है। अगर आपको 2-4 भी अच्छे से याद है तो बाकी अगर कुछ अलग भी दिया है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकेंगे। तो एक एक करके इसको याद करते जाइए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए। होप आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको आप कमेंट कीजिए, मैं उसे दूर करने का अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में प्रयास करूँगी। रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए। आपका धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि अगर आप मेरे सारे वीडियोस को देखेंगे तो कहीं रह जाएगा। और जहाँ तक सवाल है कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं पहले उस पर वीडियोस बना के आपके उस टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करूँगी। ठीक है, देखते रहिए। Thanks for watching. Till then, bye.